चलिए, अभी तक हमने क्या डिस्कस करा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी होता है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये बात है ना, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 जो है आपका, ये देखो, ये है आपका थीटा 1, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका थीटा 1। मतलब कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट आपको क्या लेना है, थीटा 1, और उसके अपोजिट जो लेना है थीटा 2 लेना है। और ये बातें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करा था। क्लियर बात है जी? ठीक है, अब आते हैं इसका एप्लीकेशन वाले पार्ट में। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे देगा कि एक करंट कैरिंग वायर है डी डिस्टेंस पे, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी दे दिया, ये भी इन्फिनिटी दे दिया है, और P इज द पॉइंट आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको फाइंड करना है, P पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड एट द P पॉइंट जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे देगा, ये हो गया इन्फिनिटी, ये D, दिस इज द P पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे सकता है, कुछ भी दे देगा, हाँ है ना, अरे बोलो। चलिए फर्स्ट में बताना कि क्या हो जाएगा, D का तो वैल्यू D जो है ना वो D के बराबर ही है, ठीक है। थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, थीटा 2 कितना है 90 डिग्री, पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर, हाँ है ना, क्लियर ना। आइए नेक्स्ट, थीटा 1 का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा 2 का वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री, और D का वैल्यू D दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, क्या यही आंसर होगा, हाँ है ना, लिख लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज प्योर एप्लीकेशन पार्ट है। करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। मान लो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि करंट जो है ना, करंट कैरिंग वायर आउट ऑफ द प्लेन रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, आउट ऑफ द प्लेन रखा हुआ है, और ये दिया हुआ है आपका, ये x दे दिया, ये y दे दिया, एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, ये मान ले लेते हैं 3 और ये पॉइंट 4। Find the magnetic field at the point P is equal to both. Done ना? ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, करंट कैरिंग वायर, ये है आपका करंट का वैल्यू, करंट, ये है आपका करंट कैरिंग वायर आउट ऑफ द प्लेन। अब आप ध्यान से देखो, ये कर लिया क्या, लिख लिया ना। चलो ये दोनों सॉल्व हो गए। अब आ जाइए ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे या मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, समझिए। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या करना है अपने को कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, अच्छा, और ये इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है, और ये जो इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है, वायर इज प्लेस्ड आउट ऑफ द प्लेन, इनफाइनाइट वायर, ये जो वायर दिया हुआ है ना वो इनफाइनाइट दिया हुआ है आपका, ठीक है जी। तो इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है, तो अब आ जाओ कि कैसे करेंगे सॉल्व इसको, तो समझिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। अपने को पता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, मतलब इनफाइनाइट वायर है तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई
2 पाई डी। अच्छा डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू तो यही दिया हुआ ना, ये 4 है, डी का वैल्यू तो यही होगा, ठीक है। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? 0 0 0, है ना। और x y z की बात करें तो ये 3 4, 0 यही है ना। x y एक्सिस तो है, z एक्सिस नहीं दिया हुआ है। ओके चलिए, तो यहां से d का वैल्यू कितना आएगा बताना। d का वैल्यू जो होएगा, d का वैल्यू कितना हो गया? √3² प्लस 4² मतलब 5, यही बात है। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका B इज इक्वल टू μ0 I बाई 5 tan 5। क्लियर ना? क्या ये आंसर है? ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। ये एग्जैक्ट रिजल्ट थोड़ी है ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ यार, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा ना उसका आंसर। तो समझिएगा, देखो ये करंट कैरिंग वायर है, तो हमने थंब को रखा करंट कैरिंग वायर की तरफ, पोजीशन वेक्टर के अलोंग इसको स्ट्रेच करा, ये इधर। तो इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ये होएगा? ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ये होएगा? और ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अब बताओ, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना है? ये जो थीटा है ना। तो अब देखो ये और ये पैरेलल है, तो सबसे पहले तो बताओ कि ये एंगल कितना है? तो tan थीटा कितना होता है? y/x, है ना। तो 4/3, तो बताओ tan कितने का वैल्यू 4/3 होता है? 53 डिग्री। हाँ है ना, पक्की बात ना। तो ये हो गया आपका 53 डिग्री, तो ये भी होगा 53 डिग्री। तो ये कितना बचा जो एंगल से अपने को लेना देना है? तो ये एंगल कितना बचा? 37 डिग्री। तो अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होएगा वो कितना हो गया? -b cos 37 डिग्री I कैप प्लस b sin 37 डिग्री j कैप। क्या यही आंसर होगा? हाँ है ना? अरे बोलो, क्लियर ना? तो दिस इज द कंप्लीट रिजल्ट। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑलवेज आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। क्लियर बात है? राइट है, डन। लिखिए, अब b का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है? ये हो गया ना। आइए नेक्स्ट, मान लो कि ये बात, ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गई बात ना, कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज द डिफरेंट थिंग, और अपने को डायरेक्शन, फंसोगे जहां वो है डायरेक्शन, ठीक है। तो अच्छे से करना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आज पूरा सेशन हमारा उसी पे बेस्ड है। मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है जी, और यहां से a डिस्टेंस पे दिया हुआ है, ये एंगल θ1 है, ठीक है, और ये a डिस्टेंस दिया हुआ है। आपको बताना है, ये करंट कैरिंग वायर है, ये a है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P, क्या बता सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। θ2 भी ले लो या फिर काम चल जाएगा? ले लेते हैं, चलो। चलिए, बताया जा सकता है? हाँ है ना? चलो देखो, d का वैल्यू, d क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। d क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होएगा? d जो होएगा वो तो ये है, d तो ये है ना, और d क्या हो जाएगा? a cos θ2, डन ना।
अच्छा थीटा वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा वन डैश ले लेते हैं, थीटा वन प्लस थीटा टू, और थीटा देखो क्या बताया, परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट आप लीजिए, मतलब ऊपर की तरफ लोगे तो थीटा वन और नीचे की तरफ जो लोगे वो थीटा टू हो जाएगा। तो थीटा डैश कितना हो जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू, और थीटा टू कितना हो गया, थीटा टू। क्लियर ना? अब वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए cos थीटा टू इंटू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस, अच्छा थीटा टू की जगह पे माइनस ना, थीटा टू जो होगा वो माइनस में होएगा ना, नीचे की तरफ जाते हैं ना आप एंटी क्लॉकवाइज, यहां तो क्लॉकवाइज आएगा, तो प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा टू। क्या यही आंसर है? क्लियर है? अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन हमने ले लिया एक ये ले लिया 30 डिग्री, ये ले लिया 60 डिग्री, और ये ले लिया 10 मीटर 10 सेंटीमीटर ले लो, और ये करंट कैरिंग वायर ले लो 5 एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। क्लियर ना? चलिए कीजिए। क्या हम लोग ये कर चुके हैं पहले? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं हम लोग ये? चलिए फटाफट कर लो फिर, नेक्स्ट करें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी ये सब करने में? ये सब पढ़ चुके हैं पहले हम लोग। चलिए नेक्स्ट, ये तो कर लिया था ना। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि जैसे यू मान लें कि ये करंट कैरिंग वायर है, आई जा रहा है, और यहां से एक पॉइंट P लिया हुआ है, and it makes an angle alpha 2 and this makes an angle alpha 1 and this is the distance D. This is the distance D. Then you have to find the magnetic field at the point P. चलिए एक बार फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। ये हो गया होगा, हाँ जी ये कर लिया ना। D का वैल्यू कितना है, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 cos 30 डिग्री। थीटा 1 का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, और थीटा 2 का वैल्यू कितना है, -30 डिग्री। क्लियर है? अब वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट योर आंसर। डन ना? चलिए ये करके दिखाना। अब ध्यान रखना भाई, देखो ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, अपने को क्या लेना है, अपने को लेना है ये एंगल। डन ना? हाँ है ना? अब तुम एक पूरा का पूरा ट्रायंगल देखोगे, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल देखो, एक ये ट्रायंगल देखो, सॉल्व करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सॉल्व कीजिए। चलिए देखो, चलो मैं करता हूं, एक मिनट देखो ध्यान से, इधर देखो सारे बेटे। क्या डी का वैल्यू डी है? डी का वैल्यू जो है ना उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। थीटा 1 क्या है, थीटा 1 क्या होता है कि जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो जो एंगल यहां पे सबटेन करेगा, ये अल्फा 2, ये 90 डिग्री, क्या ये 90 माइनस अल्फा 2 हो जाएगा? पक्की बात है ना? चलिए तो थीटा 1 का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है। डन ना? ठीक है, अपन ऊपर की तरफ जाते हैं तब लिया जाता है भाई, क्यों? और ये जहां है उससे नीचे की तरफ अपने को लेना पड़ेगा, तो थीटा 1 कितना हो गया, -90
90 माइनस अल्फा 2, डन ना। अब आ जाओ, थीटा 1 का वैल्यू हो गया, थीटा 2 का वैल्यू, थीटा 2 का वैल्यू तो ठीक है, ये अल्फा 1 है, हाँ जी ये अल्फा 1 है, ये 90 डिग्री, तो ये टोटल का टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ अल्फा 1 और पॉजिटिव होएगा, कोई चक्कर ही नहीं अपने को। तो थीटा 1 कितना हो गया 90 डिग्री माइनस ऑफ अल्फा 1। अब आपके पास क्या रिजल्ट है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 पहले लिख दो, तो क्या हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फा 1 साइन प्लस साइन थीटा, तो प्लस और ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ना, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा 1। क्लियर बात है? समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस d को, है ना, तो d क्लियर है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद थीटा 1 अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, आप देखो याद कीजिए, ये जो हम करते थे, ये क्या ये थीटा 1 होता था, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट जाते थे, है ना, तो ये भी ऐसे ही गए, मतलब क्या अगर तुम क्लॉकवाइज बोलो तो क्लॉकवाइज की तरफ हो गए, है ना, और ये क्या होता था थीटा 2 अपोजिट टू द एंटी क्लॉकवाइज होता था, तो याद रखोगे ये चीज, है ना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट, अब यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट तो बेटे ये है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट तो ये दिया हुआ है तेरे, तो ये वाला कितना एंगल सबटेन करेगा, निकल गया अपना 90 माइनस अल्फा 2, और इसके लिए अपने को जाना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और वो कैसे लिया गया था हमने, क्लॉकवाइज लिया गया था, फिर तो नेगेटिव साइन आएगा। अरे बोलो हाँ है ना, बात आई समझ में ना, राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, जो भी आपको समझ में आए। चलिए बस थोड़ा फटाफट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं, चलो लिखो लिखो, कोई बात नहीं, लिखिए। तो समझने वाली बात इसमें क्या है, थीटा 1, तो थीटा 1 आप कहां लोगे, थीटा 1 अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये डिपेंड करता है कि आप करंट आपने ऊपर लिया या फिर नीचे लिया है, क्वेश्चन बनाया जाएगा इसे। क्लियर है? चलिए अब ये क्वेश्चन गलत मत करना, मान लो कि जो एक ठीक है, ये d डिस्टेंस दिया हुआ है, और ये जो एंगल लिया है ये एंगल अल्फा है, और ये एंगल बाइसेक्टर पे है, मतलब ये भी अल्फा बाई 2 होएगा और ये भी अल्फा बाई 2 होएगा। यू हैव टू फाइंड द p इज द पॉइंट, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट p, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट p जो होएगा वो कितना होएगा, चलिए ट्राई कीजिए। चलो देखो, d की जगह पे क्या हो जाएगा, पहले के लिए ये परपेंडिकुलर, अच्छा करंट का डायरेक्शन नहीं दिया मैंने, आपको पूछना चाहिए, दोनों देखो करंट का डायरेक्शन इधर है, इसकी वजह से यहाँ जो फील्ड होगा वो इनटू द प्लेन, इसकी वजह से जो होगा वो भी इनटू द प्लेन ही होगा, हाँ है ना। इसके लिए जो d का जो वैल्यू है, अब देखो ये अल्फा बाई 2, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा d साइन अल्फा बाई 2, क्या यही होगा, होगा नहीं है? ठीक है जी।
चलिए, अच्छा इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर की बात है, तो d साइन अल्फा बाई 2, डन ना। इसके लिए थीटा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और थीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2। कुछ तो बोलो भाई, डन ना। इसके लिए देखो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट जा रहा है, इसके लिए थीटा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2, और थीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मैं नहीं आई बात समझ में भाई, क्लियर है ना। अब वैल्यू, अब तो सबका वैल्यू पता है अपने को, पुट कर दो। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा बाई 2 साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2, और ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, डन ना। दूसरे का क्या आ जाएगा, ये आ गया V1, और B2 क्या आ जाएगा बेटे, B2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा बाई 2 साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1 की जगह पे साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 प्लस साइन 90 डिग्री, है ना। अब ये भी क्या है आपका B इनटू द प्लेन, तो नेट जो होएगा, B नेट जो हो गया, B नेट कितना हो जाएगा, B1 प्लस, क्लियर ना। आगे क्या बात समझ में, लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, थोड़ा सा फास्ट कीजिए फटाफट, इसमें तो कोई खास बात ही नहीं था, फास्ट करो बेटे, आज नहीं तो इसी में उलझे रह जाएंगे हम लोग। कुछ वैरायटी के और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जैसे ये मान लो नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, एक वायर ले लिया, करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए, ये है आपका 30 डिग्री, और ये है आपका P इज द पॉइंट। चलिए, ये करंट है, ए मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज गिवन, ए मतलब आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज गिवन, क्लियर ना। चलिए, अब ए का डी का वैल्यू तो पता है अपने को कि ए है, थीटा 1 का वैल्यू बताइए कि कितना है, थीटा 1 का, थीटा 1 का वैल्यू फटाफट बताओ, 30 या माइनस 30, ऐसे गलती मत करो यार, माइनस 30 ना, थीटा 1 का वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में है क्या, कुछ भी नहीं है, फंस क्यों रहे बार बार। थीटा 1 का वैल्यू कितना है, थीटा 1 का वैल्यू है -30, और थीटा 2 का वैल्यू खत्म, आंसर, समस्या क्या है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा क्लियर ना, फाइन। अब देखो ध्यान से, आपने क्या करा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 1, तो साइन ऑफ -30 प्लस साइन थीटा 2 साइन 90 डिग्री, डन ना। अच्छा, ये आपने किसकी वजह से निकाला, आप ये भी देखो किसकी वजह से निकाला, तो ये वाला जो करंट एलिमेंट है वो, सर आपने ये क्यों नहीं लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, और ये वाला क्यों नहीं लिया। अगर तुम ध्यान से देखो
तो ये वाला जो है ना, ये इससे P इज द पॉइंट जहां से पास हो रहा है। तो जो करंट एलिमेंट जहां भी अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, और वो करंट कैरिंग वायर उसी पॉइंट से पास हो रहा हो, ठीक है, तो उसकी वजह से फील्ड जीरो हो जाता है। बात समझ में आएगा? आपने ये फर्स्ट वायर है, ये सेकेंड वायर, ये थर्ड वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड इज इक्वल टू 0 ना। क्यों? क्योंकि ये वायर उसी पॉइंट से पास हो रहा है जहां अपने को फील्ड निकालना है। अब ये ऐसा क्यों लिखा मैंने? अब याद करो क्या होता था, आईडीएल क्रॉस आर, तो दोनों तो सेम लाइन में हो गए ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0, और साइन 0 कितना? 0। बाय से मतलब याद है ना, μ0/4 आईडीएल क्रॉस आर। हाँ है ना, क्लियर बात है ना? तो यहां लिख लीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा वायर 2 and 3 passes through the point where we have to find magnetic field. So मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0, ब्रैकेट में आईडीएल क्रॉस आर जो हो जाएगा ये 0। डन ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है यार, सिंपल सा क्वेश्चन। और कर रहा हूं कैसे क्वेश्चन, ये ठीक है, आगे बढ़ जाए। डन? नेक्स्ट कर रहा हूं, नेक्स्ट करवाए ना? ओके, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट। अब हमारा अभी इतने क्वेश्चन में हमने सीखा क्या? डी, θ1 और θ2 निकालना, और एक अभी एडिशनल अभी जो कंसेप्ट मैंने बताया वो। क्लियर बात है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दे दिया 45 डिग्री, और यहां से r डिस्टेंस पे P इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए करके बताओ। अच्छा, ये भी एक इनफाइनाइट वायर है। चलो देखो क्या करा जाए। देखो इसकी ये वायर 1 ले लो, ये वायर 2 ले लो, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 इज इक्वल टू देन ना आई 2 की वजह से क्या करें अपने को मैग्नेटिक फील्ड पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना बेटे, तो ये 90 डिग्री, ये 45, तो ये 45, तो ये भी 45 डिग्री ही होएगा। अपने को ये चाहिए, हाँ है ना? अब तुम ध्यान से देखो ये, तो ये कितना हो गया आपका? ये थीटा ना, ये इसका हाइप 90, ये हाइपोटेनस, और ये कितना हो गया? बेस। तो कॉस थीटा, कॉस 45 क्या होता है? कॉस 45 डिग्री हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, तो d इज इक्वल टू r बाय √2। चलो एक कंक्लूजन निकल करके आ गया, हाँ या ना? बड़ा पक्की बात है। चलिए आइए नेक्स्ट। अब ये जो वायर है ये एक फाइनाइट वायर, ये वाला एंड तो फाइनाइट है, ये वाला एंड इनफाइनाइट है। तो θ1 जो लिया जाता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लिया जाता है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लिया जाता है। अब बताओ θ2 के बारे में तो कोई चक्कर ही नहीं है। θ2 क्या है? θ2 का वैल्यू कितना है? 90।
कोई 0 भी कह रहे हैं। थीटा 2 का वैल्यू कितना है? 90 ना। ये इनफाइनाइट है ना, अरे ये वाला तो इनफाइनाइट है ना मेरे भाई। तो थीटा 2 का तो कोई चक्कर ही नहीं है, थीटा 2 तो 90 डिग्री होगा। अच्छा थीटा 1 का वैल्यू कितना होगा? +45 या -45? चलिए ठीक है, कंफ्यूज है, नहीं पता आपने। थीटा 1 क्या लेते हैं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट लेते हैं, है ना। तो ये करंट इधर आ रही है, मतलब अपन ऐसे मान सकते हैं, मतलब ऐसे मान सकते हैं। अब थीटा 1 के लिए अपने को क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है ना भाई। तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? कितने बच्चे नेगेटिव सोच रहे थे? कोई भी नहीं, क्या बात है, मजे मजे हैं। थीटा 1 का वैल्यू कितना हो गया आपका? -45 डिग्री। क्लियर है? फिर से बताऊं, थीटा 2 में किसी को कोई प्रॉब्लम? थीटा 1 समझ। थीटा 1 क्या है? थीटा 1 इज द एंगल मेड बाय द फ्रंट पार्ट, जो सामने वाला सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यही है ना थीटा 1 तो। ठीक है, तो अब ये पार्ट तो यहीं आकर के खत्म हो जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये वाला पार्ट यहां पहुंच गया, तो ये निकालना तो फील्ड यहां है ना, तो यहां पे कितना एंगल बनाएगा? यही है ना थीटा 1 तो, डन ना, यही है ना थीटा 1। तो कंफ्यूज मत होना भाई इससे, ये वाले पार्ट से कोई क्लियर है? हाँ है ना। तो वो कितना एंगल बनाएगा? तो देखो अगर अपन इधर की तरफ अगर चलते हैं तब तो ठीक था, है ना, ये एंगल लेते तो ठीक था 145। अपन तो उसको उल्टा चल रहे हैं ना, क्लॉकवाइज। अपने को निकालना यहाँ है तो ये देखेंगे ना, इधर चल रहे हैं या फिर नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो भाई नीचे की तरफ चलना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्लियर बात है ना? आगे बात समझ में? जो भी समझ में आया राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज एंड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। अच्छा एक मिनट, 45 डिग्री वाला ठीक है। हाँ जी बताइए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा है ना? हाँ तो क्लॉकवाइज है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब आप ये देखो ना कि करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो इधर वाला पॉजिटिव ना, अपने को तो नीचे की तरफ आना पड़ रहा है ना। करंट का डायरेक्शन किधर है बेटे? करंट का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ ना। तो अगर अपन इधर जाते तो पॉजिटिव ना, अपने को तो नीचे आना पड़ रहा है, तो नेगेटिव लोगे ना तुम। रेफरेंस कौन सा, रेफरेंस लाइन कौन सा होता है? परपेंडिकुलर लाइन जो है ना, उसके बाद करंट का डायरेक्शन चेक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाओ क्या? डन ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है P is the point, find the magnetic field at the point P। चलिए सही जवाब देना भाई, अगर आपका जवाब सही होगा फिर आगे बढ़ जाएंगे। करंट ऐसे देखो क्या करा, आप लोग चेक कीजिएगा, सही हो तो बताना। क्या डी का वैल्यू ये होएगा, ये 90 डिग्री है, हाँ या ना? ठीक है। अब बताओ ये 37, ये 90,
तो ये कितना 53, तो क्या ये 37 डिग्री हो जाएगा? पक्की बात है। अब क्या D का वैल्यू A cos 37 डिग्री होगा? पता कितने बच्चों का सही था? ठीक है जी, वेरी गुड। D का वैल्यू A cos 37 डिग्री हो जाएगा। अब θ1 का वैल्यू क्या होगा? θ1 क्या लेते हैं? along the direction of current, है ना? तो θ1 का वैल्यू बताओगे क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करके आपको बताना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव होएगा, ठीक है। अब होएगा कितना? पॉजिटिव होएगा वो तो ठीक है, होगा कितना? होगा कितना? एक मिनट, नो मोर डिस्कशन। होगा कितना ये बताओ? पॉजिटिव होएगा वो बात तो ठीक है भाई, मान लिया। होगा कितना? 37 होगा, 90 होगा, या माइनस तो चलो आपने पहले ही काट दिया, बताइए 37 या 90? चलिए अब अपने आप से पूछिए θ1, एक मिनट जैसा कह रहा हूं ऐसे ही सोचो तुम। θ1 बॉटम वाला पॉइंट होता है या टॉप वाला पॉइंट होता है? टॉप वाला पॉइंट इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? तो θ1 का वैल्यू कितना है? तो मैं नहीं आई बात समझ में? अरे पक्की बात ना? तो θ1 का वैल्यू कितना हो गया? अभी भी क्लियर हुआ है? स्टिल पेंडिंग है? आपको क्या याद रखना है पहले? θ1 along the direction of current और टॉप पॉइंट, यही ना? θ2 क्या है? बॉटम पॉइंट, ठीक है। और उसके अपोजिट में, तो θ2 का वैल्यू बताना कि कितना हो जाएगा? +37 या -37? +37 -37। या तो तुम या तो आप ये लो, या तो आप ये ले लो यहां से लेकर के यहां तक, तो 360 -37 डिग्री, या फिर -37 सीधा ले लो। तेरा बात नहीं आई समझ में भाई? हाँ या ना? θ2 का वैल्यू क्या होगा? +37 या -37? कॉन्फिडेंस मैं बता रहा हूँ सारे, तो क्लियर बात है ना? चलिए समराइज। अब इतने जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स करवाए हैं उसके अपने नोट में करके लिख लेना। θ1 टॉप मोस्ट पॉइंट से एंगल along the direction of current, ठीक है। अच्छा, रिफरेंस किसको ले रहे हो आप? परपेंडिकुलर लाइन। रेफरेंस लिखिए फर्स्ट पॉइंट, नोट करके। सारे क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है कि रेफरेंस क्या है? रेफरेंस लेते हैं आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the current carrying wire. And the second point, right? θ1 is the angle along the direction of current. θ1 is the angle along the direction of the current of the top point. Then ना θ2 के बारे में लिखिए। θ2 is the angle made by the bottommost point opposite to the direction of current. Opposite to the direction of current. Opposite to the direction of current. Clear? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिमाग लगाना है, बट क्वेश्चन करूंगा मैं। P is the point. You have to find the magnetic field at the point P. एक स्क्वायर लिया हुआ है, साइड A दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ साइड A। चलिए देखिए, समझना एक बार। चलिए देखिए ना, देखो इधर। अब अपने पास में दो सेगमेंट है, एक तो ये वाला सेगमेंट है और दूसरा ये वाला सेगमेंट है। डन ना? क्या दोनों में करंट सेम है? अब मेरे क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। वायर है, ये सारे वायर हैं। वायर इन द फॉर्म ऑफ क्या है आपका? वायर इन द फॉर्म ऑफ क्या? इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर
लूप ऑफ साइड ए। हाँ एक लेना, मतलब समझना बात को ध्यान से। क्या दोनों में दो सेगमेंट है ना अपने पास, कि यहां से जो करंट आएगा, यहां से जो करंट आएगा, एक तो इधर गया एक इधर गया, क्या दोनों सेम जाएगा? नहीं, दोनों सेम नहीं जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसकी रेजिस्टेंस और ये तीनों वायर की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी। ये तीनों सीरीज में है, उसके साथ ये पैरेलल में है, तो करंट सेम जाने का तो चांस ही नहीं बनता। क्लियर बात है? डन ना? और करंट किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डन ना? अगर 10 एम्पियर का करंट आ रही है और दो रजिस्टर कनेक्टेड है 5-5 ओम का, तो ये डिवाइड हो जाएगी इक्वली। लेकिन 3 ओम और 2 ओम का कनेक्टेड है तो इक्वली डिवाइड थोड़ी होगी। हाँ, तो अलग अलग होएगा। तो अब अपन समझते हैं कि इसको कैसे निकाला जाएगा। अपने को इतना लंबा नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है? आर जो है, क्या वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है? हाँ है ना? है ना? अब ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 4 पार्ट में से क्या इसका लेंथ 1 पार्ट है और इसका 3 पार्ट है? हाँ है ना? और आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है। एंड आई क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं है। तो जो इसका 1/r जो है वो L/4 है, वो करंट कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो क्या इसमें से करंट 3I/4 और क्या इसमें से करंट I/4 जाएगा? अब देखना बात को, ये अगर आपने R1 लिया है और ये आपने R2 लिया है, तो R1 जो होएगा वो प्रोपोर्शनल टू L/4 ना भाई, है ना? और R2 प्रोपोर्शनल टू 3L/4 ना। और I और R जो होता है वो कांस्टेंट होता है। डन ना? तो I1 कितना हो जाएगा? I1 कितना हो जाएगा? 3I/4 और I2 कितना हो जाएगा? I/4। बस, क्लियर बात है? अब अपने को करंट के बारे में पता चल गया है। अब तो हमारे लिए आसान काम है, हाँ है ना? अब अपने को क्या चाहिए? अब अपने को चाहिए डिस्टेंस। तो देखो ध्यान से, ये इधर हो गया, ये इधर, ये इधर, P इज द पॉइंट। तो डिस्टेंस अपने को ये ना, हाँ, क्या ये वायर और ये वायर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी P पे? Does wire 1 and 2 produce any kind of magnetic field at the point P? नहीं. These wires are passing through the same point where we have to find the magnetic field. तो ये तो प्रोड्यूस करेगा नहीं। अरे बोलो, पक्की बात है? तो ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म। अब अपना क्या बचा? ये वाला। तो अब देखो, ये टोटल A है, क्या ये 45 डिग्री है? तो क्या ये कितना हो गया बताओ? A/2 cos 45 डिग्री? नहीं है। क्लियर बात है ना? ये कितना हो जाएगा? A/2 cos 45 डिग्री। पक्की बात है? चलिए, अच्छा वैसे भी अगर देखा जाए तो सही तो कर रहे हैं ना? हाँ ठीक है जी, ये 45 डिग्री है आपका, ठीक है। अब बताओ θ1 और θ2 के बारे में बताओ। तो क्या ये भी 45 डिग्री और क्या ये भी 45 डिग्री होएगा? हाँ या ना? ठीक है, अरे क्लियर बात ना? तो पहले तो D का वैल्यू चेक करो। तो D का वैल्यू पूरा का पूरा कितना है? A, तो ये कितना हो जाएगा? A/2। हाँ बड़ा पक्की बात है। आइए नेक्स्ट, ये कितना हो जाएगा? D की जगह पे A/2 cos थीटा बेस बाय हाइट, नहीं tan थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, tan आएगा, tan आएगा। तो tan 45 इज इक्वल टू tan 45 कितना आ जाएगा? बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, तो D बाई A/2। तो D जो है ना वो आ जाएगा A/2। कोई परेशानी वाली बात है क्या? एक तो वैसे भी आता ना, ये दोनों A था,
पूरा का पूरा तो चलिए थीटा वन इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थीटा वन कहां लिया जाता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, तो ये करंट इधर की तरफ जा रही ना, तो थीटा वन कितना होएगा 45 डिग्री। थीटा वन का वैल्यू कितना हो गया, और थीटा टू का वैल्यू कितना हो गया? तो मैं नहीं आया समझ, क्लियर बात है, ठीक है। अच्छा अब एक बात देखो ध्यान से, इसकी वजह से फील्ड यहां पे जो होगा आउट ऑफ द प्लेन है, हाँ या ना? इसकी वजह से क्या है? आउट ऑफ द प्लेन है। इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से अगर अपन करें रेड से दिखाते हैं तो इनटू द प्लेन आएगा, इसकी वजह से इनटू द प्लेन आएगा, इसकी वजह से भी इनटू द प्लेन आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो चेंज हो जाएगा, है ना? क्लियर ना? चलिए पहले यहां तक लिखो फिर आगे करते हैं फटाफट। थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू तो ठीक है ना? थीटा टू भी तो -45 क्यों आएगा? 45 आएगा ना? थीटा टू का वैल्यू 45 या -45? हाँ, तो करंट के अपोजिट थीटा वन, करंट का अपोजिट तो लेते ही है ना, थीटा टू का वैल्यू तो 45 ही आएगा ना। अरे थीटा वन लेते हैं ना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, थीटा टू तो लेते ही है ना अपोजिट भाई, तो लेना ही पड़ेगा ना अपोजिट, तो 45 ही तो आएगा। थीटा टू में क्यों आएगा? थीटा वन लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, थीटा टू तो ऑलरेडी अपोजिट लेते हैं भाई। रिफरेंस आपने ये लिया है, करंट इधर जा रहा है, तो थीटा टू अपोजिट तो है ना 45, माइनस क्यों आएगा? ना? अरे क्लियर बात है, आगे क्या? चलिए बताना, पहले इसकी वजह से कितना आया? B1 लिखते हैं, B1 का वैल्यू बताना कि कितना आया? B1 का वैल्यू म्यू नॉट I, तो म्यू नॉट I की जगह पे कितना है 3I/4, और ये कितना है आपका A/2, हाँ है ना? ठीक है, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, यही ना? ये तुम्हें समझ में आया ना कि +45 क्यों लिया मैंने? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं ना? कहाँ पे भाई गुलाटी जी, मतलब इसमें क्या समस्या आती है? साइन गलत हो गया तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, बाकी तो सारे फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए आ जाओ, तो ये हो गया आपका साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, मतलब 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा? 2/√2 इंटू 2/√2। और क्या ये आउट ऑफ द प्लेन है? बोलो, आ गई क्या बात समझ में? चलिए आइए नेक्स्ट, ये तो कर दो ना ये, तो B1 आ गया। अब आप B2 को निकालो, B2 जो होगा म्यू नॉट I की जगह पे कितना हो गया? I/4, यही ना? D का भी वैल्यू सेम होएगा A/2, हाँ है ना? और साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू सेम केस आएगा, तो क्या इंटू 2/√2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? इंटू द प्लेन। ये क्या हो जाएगा आपका? इंटू द प्लेन। चलिए अब बताइए कि कितना आ गया आंसर? क्या? अच्छा ये तो एक का है ना, अगर 3 का निकालना है तो क्या मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा क्या? अब देखो, क्या ये दोनों सेम आ रहा है? क्या ये दोनों सेम आ रहा है? बट ध्यान से देखो, 3 म्यू नॉट I/4 A/2 2/√2 बिल्कुल सेम आ रहा है भाई, हाँ है ना? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर एक आउट ऑफ द प्लेन है और दूसरा इनटू द प्लेन है, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, ठीक है? तो B नेट जो होएगा वो आपका हो जाएगा B1 प्लस B2 एंड विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है? लिखिए, डन ना? चलिए इस पे और भी वैरायटी के क्वेश्चंस बनेंगे, बट एक बार सर्कुलर पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद। क्लियर है? यहां तक आगे क्या बात समझ में?
नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू circular wire on its axis. Magnetic field due to circular wire on its axis. चलिए देखिए, ये सर्कुलर वायर है, ये एक्सिस, ये आर, मान लेते हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट डीएल है और ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर आर। देन ना मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर आइडियल आर उस पे, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया आपका बी। क्लियर ना? अगर ये थीटा है, क्या ये 90 डिग्री है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? बोलो, आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर आपने यहां भी सेम पार्ट लिया होता तो ये बी है, मान लो डी बी दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया? डी बी कॉस 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? डी बी साइन 90 माइनस थीटा, है ना? तो ये वर्टिकल वाला अगर आप ये लेते तो ये दोनों वर्टिकल वाला कैंसिल आउट हो जाता, है ना? वर्टिकल वाला तो कैंसिल, अगर आपने ये भी लिया होता तो सोचो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाता ना। तो नेट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो कितना हो गया? dB cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डन ना? अब आ जाओ, एक तो यहां से देखो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डन ना? अब बताओ dB का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा? चलो एक बार तो मैं आर स्क्वायर ही लिखता हूं, ठीक है, इंटू साइन थीटा। ठीक, अब ये म्यू नॉट आई साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे क्या लिखते? बेस बाय हाइपोटेनस। यहां से देखो तो साइन थीटा इज इक्वल टू बेस बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना, पर तो परपेंडिकुलर हो गया आर। क्लियर ना? तो म्यू नॉट आई साइन थीटा की जगह पे आर अपॉन ये 4 पाई, इसका पावर 2, ये भी लिख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है, इंटू डीएल। डीएल कहां से कहां तक वेरी करेगा? आपने एक सर्कुलर वायर है उसको लिया था, तो उसकी लेंथ जितनी होगी उतनी वेरी करेगी ना। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 2 पाई आर तक। वेरी गुड। तो ये कितना हो गया? 2 पाई खत्म हो गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। हाँ जी, क्लियर है? फटाफट लिखिए जल्दी। अच्छा अब ये एक टर्म है, मान लो फॉर एन टर्म्स ना, फॉर एन टर्म्स मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या यही कहानी होगा? चलिए लिखिए दो।